नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का जॉब्स वाला के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एक फूड संस्था के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि FSSAI है, जो कि आपको थंबनेल से देख के समझ में भी आ गया होगा। यह संस्था हमारे सिलेबस के पार्ट बी के यूनिट नंबर 10 में उल्लेखित है। यूनिट नंबर 10 में मेंशन किया गया है, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। आप में से जो भी लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी लोग इन सभी वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीटली देखना चाहते हैं, पूरे वीडियो देखना चाहते हैं, वह जॉब्स वाला के एप्लीकेशन के माध्यम से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ नोट्स चाहते हैं तो मुझसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और ई बुक के लिए भी आपको जॉब्स वाला के एप्लीकेशन के माध्यम से जाकर के परचेस करना होगा। चालू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। जैसा कि मैंने कहा कि आज हम इस संस्था के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस संस्था के बारे में चर्चा करने के पहले हम ये समझेंगे कि ये संस्था कब एग्जिस्टेंस में आई। 2006 में। किसके माध्यम से? एक एक्ट के माध्यम से। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली ये संस्था 2008 में बनाई गई थी, लेकिन कानून कब लाया गया था? 2006 में कानून लाया गया था। तो इसके पहले, मतलब 2006 के पहले क्या चल रहा था, 2006 के बाद क्या हो रहा था, उसको हम समझ लेते हैं। पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं, देन हमको इस संस्था का महत्व समझ में आएगा। 2006 के पहले तक फूड सेक्टर में रेगुलेशन के लिए, है ना, वहां पर नियंत्रण रखने के लिए, नियंत्रण किस चीज में रखिएगा आप? क्वालिटी में रखिएगा और हाइजीन में रखिएगा। इन्हीं चीजों में तो नियंत्रण रखना है। ठीक है, तो इन चीजों में रेगुलेशन के लिए बहुत सारे प्रकार के कानून बने हुए थे, है ना। लेकिन इन कई सारे कानूनों से बहुत सारी क्या हो रही थी? गफलत हो रही थी। गफलत होने का मतलब यहाँ पर ये क्या है कि जब नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एक्ट्स ज्यादा हो जाते हैं, तब उनको मैनेज कर पाना कठिन होता है, तब उनके माध्यम से सही तरीके से रेगुलेट कर पाना कठिन होता है। तो भारत सरकार ने वन नेशन वन लॉ के तहत, है ना, वन नेशन वन लॉ के तहत क्या किया, इस पूरी मल्टीपल रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एक्ट्स वाली व्यवस्था को एक सिंगल कानून के अंदर कर क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। ठीक है, मतलब पुराने जितने भी कानून थे, पुराने जितने भी रूल्स थे, नियम थे, उन सबको खत्म कर दिया गया और उनकी सभी बातों को ला करके एक नए कानून में रख दिया गया, जिसको हम कह सकते हैं FSSAI एक्ट। उसी एक्ट में एक प्रावधान किया गया कि इस एक्ट के माध्यम से एक संस्था बनाई जाएगी। उस संस्था का नाम क्या है? FSSAI। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम संस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं, ना कि कानून के बारे में। आपके सिलेबस में 10वीं यूनिट में कानून भी दिया हुआ है, बहुत डिटेल में हमको पढ़ना है, वो आपको एप्लीकेशन के माध्यम से कोर्स के तहत मिल जाएगा। लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ संस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। चालू करते हैं हमारी संस्था को। सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज हो सकता है एग्जाम में, वो हो सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द FSSAI, एंड दैट इज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, इसका एग्जैक्टली क्या है? पूरा नाम है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में याद रख सकते हैं। यदि आपको हिंदी में याद करने में कठिनाई है तो आप इंग्लिश की तरफ फोकस कर सकते हैं। ये संस्था एक कानून के माध्यम से बनाई गई, जैसा मैंने बताया। उस कानून का नाम था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, है ना। क्या नाम था उस कानून का? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। इस कानून के माध्यम से, ये कानून कब आया? 2006 में। इस कानून के माध्यम से ये फसाई नामक जो संस्था, इसकी स्थापना कब की गई थी? 5 सितंबर 2008 को। तीन बातें क्लियर हो गई यहाँ से। संस्था कब बनी, संस्था किस कानून से बनी, संस्था कब बनी, संस्था किस कानून से बनी, और संस्था का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो 5 सितंबर 2008 में बनी, 6 के कानून से बनी, और FSSAI कानून जो है उससे बनी, और आखिरी में आता है उसका फुल फॉर्म, वो आपको ध्यान में रखना है। ये पूरी संस्था जो है ना, ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, इट कंसोलिडेटेड वेरियस एग्जिस्टिंग फूड रिलेटेड लॉ। जस्ट मैंने पीछे जो आपको बैकग्राउंड एक्सप्लेन किया उसमें बताया ना कि मल्टीपल फूड लॉज थे, मल्टीपल फूड रेगुलेशंस थे, जिनको क्या कर दिया गया? एक जगह ला करके मर्ज कर दिया गया। उसको हमने सिंगल एक क्या है, एक कानून बना दिया। ठीक है, अब इस कानून ने, 2006 के कानून ने, हमने कहा कि बैकग्राउंड में बहुत सारे कानून को उसने क्या किया? खत्म किया। कौन कौन से कानून खत्म किए, एक बार उसको देख लेते हैं। ये कानून थे, ये रेगुलेशंस थे, ये ऑर्डर्स थे, ये रूल्स थे, इन सब को क्या किया गया? खत्म किया गया। ठीक है, कुछ मैं यहाँ पे आपको नाम बता रहा हूँ। ये लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे एक हुआ प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, इसको खत्म किया गया। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, एक आदेश निकाला गया था 1955 में, उसको खत्म किया गया। मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973 खत्म किया गया। वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर 1947, एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1988, इसके अलावा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट ऑयल, डी ऑयल्ड मील एंड एडिबल फ्लोर कंट्रोल ऑर्डर 1967, और मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992। तो इस प्रकार के बहुत सारे आदेश, कानून, नियम
और विनियमों को क्या किया गया, खत्म किया गया, ताकि एक सिंगल वन नेशन वन लॉ के तहत, व्यवस्था के तहत क्या बनाया जा सके, सिंगल कानून बनाया जा सके। ठीक है, ये जो एफएसएसएआई संस्था है, अभी हम आज संस्था के बारे में बात कर रहे थे, तो ये जो एफएसएसएआई संस्था है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ। भाई पब्लिक हेल्थ को ये कैसे प्रमोट करेंगे, कोई डॉक्टर वाली संस्था तो है नहीं, लेकिन हम जो खा रहे हैं उसी से तो हमारा क्या होता है, स्वास्थ्य तय होता है। यदि हम गंदा खाएंगे, खराब खाएंगे, तो हमारा स्वास्थ्य भी क्या होगा, खराब होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे स्वास्थ्य को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य का संवर्धन कर रहे हैं और संरक्षण कर रहे हैं ना, क्या करते हैं, संवर्धन और संरक्षण कर रहे हैं, किसका, पब्लिक हेल्थ का। दैट मींस कि हमारी स्वास्थ्य का। बाय रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी इन इंडिया, ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो भारत सरकार का एक मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है, श्री जगत प्रकाश नड्डा। कौन है, श्री जगत प्रकाश नड्डा, जिसके क्या वर्तमान मंत्री हैं, जो कि बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के चीफ भी हैं ना, राष्ट्रीय प्रमुख भी हैं। खैर, तो एफएसएसएआई संस्था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करती है, वो हमारे स्वास्थ्य को संवर्धित करती है, हमारे स्वास्थ्य को संरक्षित करती है। ठीक है, इस संस्था का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, नई दिल्ली में। इस संस्था का मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में है। और इस संस्था के क्या है, 8 रीजनल ऑफिस है। क्या है, इसके 8 रीजनल ऑफिस है, 8 रीजनल जोन्स है अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो ये भी आपको क्या ध्यान में रखना है। द चेयरपर्सन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसएसएआई है ना, मतलब इसका मुखिया, चेयरपर्सन और सीईओ है ना ऑफ एसएसएआई, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो सीधी सी बात है, ऐसी कोई भी संस्था जिसको कानून के माध्यम से बनाया गया है, यह एक प्रकार की क्या है, एफएसएसएआई क्या है, एक प्रकार की स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है, वैधानिक निकाय है। क्यों, क्योंकि ये कानून के माध्यम से बनाया गया। तो अधिकांश वैधानिक संस्थान, अधिकांश स्टैट्यूटरी बॉडीज के अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, द चेयरपर्सन इज इन द रैंक ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। अब जो यहाँ पे चेयरपर्सन अपॉइंट होगा वो डिफेक्टो रूप से क्या होगा, सेक्रेटरी रैंक का एक अधिकारी होगा। कहां पर, किसके साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को एफएसएसएआई का चेयरपर्सन बनाया जाता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और सीईओ होता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इनके कुछ उद्देश्य हैं, कुछ मैंडेट हैं। एक है एफएसएसएआई रिस्पांसिबल फॉर रेगुलेटिंग, इसका उद्देश्य है कुछ चीजों को क्या करना, विनियमित करना, रेगुलेट करना। क्या क्या चीजों को विनियमित कर सकता है, पहला मैन्युफैक्चरिंग को, किसकी मैन्युफैक्चरिंग, फूड की। अब आप दुकान खोलते हैं, मान लो तुम क्या कर रहे हो, एक रेस्टोरेंट खोलने वाले हो छोटा सा, तो तुमको सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, मतलब तुम फंड जुटाओगे, ये सब तो करोगे ही, लेकिन इसके अलावा एक काम क्या करना पड़ेगा, एफएसएसएआई से सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एफएसएसएआई से, फसाई नामक संस्था से तुमको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। फसाई का जो ऑफिस होगा तुम्हारे जिले में, वहां पे जाकर के क्या करना पड़ेगा, अपनी संस्था, अपने रेस्टोरेंट को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, क्वालिटी सर्टिफिकेट वहां से इश्यू करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर ऑफ द फूड प्रोडक्ट हो गया। इसके अलावा स्टोरेज ऑफ द फूड आइटम्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड आइटम्स, सेल एंड इंपोर्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स, और एस्टेब्लिशिंग फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, कि फूड सेफ्टी के लिए यदि कुछ नियम वो बनाने, मानक बनाने हैं, तो भी ये लोग क्या करते हैं, तय करते हैं। ठीक है, तो क्या उद्देश्य है इसके, क्या मैंडेट है, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इन सब पे क्या है, इनका कंट्रोल है। किसका इंपोर्ट, किसका एक्सपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, मैन्युफैक्चर, फूड का। ठीक है, इन सब पे इनका कंट्रोल है। इसके अलावा अलोंग विद दिस दे हैव अ कंट्रोल ओवर द एस्टेब्लिशिंग ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो फूड सेफ्टी के लिए मानक बनाने का भी अधिकार इन्हीं का है। कुछ इसके की ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि उसके कुछ उद्देश्य हैं, कुछ लक्ष्य हैं। एक है सेटिंग स्टैंडर्ड्स, तो हमने पीछे देख लिया था कि ये लोग क्या करते हैं, मानक तय करते हैं कि क्या किस फूड क्वालिटी होगा। जैसे उदाहरण के लिए तुम मैगी खाते हो, तो 2016-17 में यदि तुमने देखा हो, 16-17 मेरे ख्याल से 2016-17 में अचानक से मार्केट में खबर आई कि मैगी में एक कंपाउंड की मात्रा ज्यादा पाई गई है। ठीक है, अब वो जो कंपाउंड लिथियम एग्जैक्टली था वो, है ना, तो जो कंपाउंड उसमें ज्यादा पाया गया था, तो वो किसने तय किया कि ज्यादा होगा, मतलब कोई एक
कंपेरेटिव पैरामीटर होगा ना, जिसके आधार पर तुम बोलोगे कि ये ज्यादा है ये कम है, वो जो कंपेरेटिव पैरामीटर है उसको हम कहते हैं सेटिंग स्टैंडर्ड। और ये सेटिंग स्टैंडर्ड कंपेरेटिव पैरामीटर कौन तय करता है? एफएसएसआई तय करता है। ठीक है, आप जैसे उदाहरण के लिए कि कोई फूड प्रोडक्ट खाते हैं और उसमें कोई मेटेलिक कंपाउंड डाला हुआ है, तो ये एफएसएसआई तय करेगा कि उस मेटेलिक कंपाउंड की मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी हो सकती है ताकि वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल ना हो। ठीक है, तो पहला क्या हो गया कि सेटिंग स्टैंडर्ड्स, एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द कंट्री, और वो जो स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं वो पूरे देश में समान रूप से लागू हैं, अलॉन्ग विथ जम्मू कश्मीर, उसको एक्सेप्शन में नहीं रखना। ठीक है, इसके अलावा डेवलपिंग फूड सेफ फूड प्रैक्टिसेस, कि हमको बेहतर क्वालिटी का खाना मिल सके, इसके लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे कैसे काम करेंगे? तो प्रमोट्स गुड हाइजीन सेफ्टी प्रैक्टिसेस इन फूड प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग। भाई आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बन जाएंगे तो आपका यही तो काम है। आप जैसे ही फूड सेफ्टी ऑफिसर बनेंगे तो आपका यही काम है कि जा करके रेस्टोरेंट्स वगैरह को क्या करना, इस चीज को प्रमोट करना कि वो हाइजीन को क्या दें, इंपॉर्टेंस दें, है ना। यदि वो नहीं दे रहे हैं बार बार कहने पर भी, तो आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, है ना। तो वो चीज को ध्यान देना ताकि आपके क्या हो सके, जो सेटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपके रूल वो हैं, मानक है, उनका पालन हो सके। इसके अलावा इंश्योरिंग कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब कि जो भी आदेश निकाला गया था, जो भी मानक तय किए गए थे, जो भी रूल्स बनाए गए थे, उनको फॉलो करवाना। उनको यदि कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो वहां पे इंस्पेक्शन किया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा, और उसके बाद उनको क्या किया जाएगा, कंपाइल किया जाएगा। ठीक है, कंप्लाइंट किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की प्रशिक्षण प्रदान करना और योग्यता क्षमता का विकास करना, किसके माध्यम से? तो इट एडुकेट द फूड हैंडलर्स एंड स्टेक होल्डर्स अबाउट फूड सेफ्टी मेजर्स। तो जो फूड हैंडलर्स है, जो लोग क्या कर रहे हैं, फूड के साथ उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको क्या करना, ट्रेनिंग देना। स्टेक होल्डर्स को क्या करना, ट्रेनिंग देना, ताकि वो फूड सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं, हाइजीन क्या होता है, गुड फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस क्या होती है, उसको क्या कर सके, वो प्रमोट कर सके। इसके अलावा टेस्टिंग ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स, है ना, कि कंडक्ट साइंटिफिक टेस्टिंग टू इंश्योर कंप्लायंस विद सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, कि जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड बनाए गए थे, है ना, मानक तय किए गए थे, उसके आधार पे आपका फूड है अथवा नहीं, इसके लिए परीक्षण करना। इसके अलावा लाइसेंस टू द फूड बिजनेस, अभी जस्ट मैंने बात करी थी कि यदि आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो आपको कई सारी रिसोर्सेज जुटाने के साथ साथ एक और चीज का करनी होगी, वो क्या है, एफएसएसआई से लाइसेंस लेना होगा, ताकि आपका बिजनेस क्या हो सके, एस्टेब्लिश हो सके, रन हो सके। ठीक है, इसके अलावा सिटीजन आउटरीच, जनता तक पहुंच स्थापित करना। जनता तक पहुंच स्थापित करने का मतलब क्या होता है, तो जनता को एजुकेशन प्रोवाइड करना, कंज्यूमर को एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको फूड सेफ्टी के बारे में बताना, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना। जैसे उदाहरण के लिए एक संस्था होती है ना, हमारी उपभोक्ता संरक्षण आयोग होता है। उपभोक्ता संरक्षण आयोग एक नारा चलाता था पहले, जागो ग्राहक जागो, है ना। इसी प्रकार के बहुत सारे कैंपेन कौन चलाता है, एफएसएसआई चलाता है। इन सब के बारे में हम समय के साथ चर्चा करेंगे, हमारे यही क्लासेस में हम इसको करेंगे, क्योंकि एफएसएसआई बहुत डिटेल में हमको क्या है, यूनिट 10 में पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ फंक्शन, कुछ कार्य बताए, हिंदी में वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब आता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एफएसएसआई, मतलब इसकी संरचना क्या है, इसका संगठन कैसा है, उसके बारे में चर्चा करें। तो एफएसएसआई में 22 सदस्य होते हैं और एक चेयरपर्सन होता है। दैट मीन्स कि टोटल कितने लोग होते हैं, 23 लोग होते हैं, जिनमें से 22 एज अ मेंबर काम करेंगे और एक एज अ चेयरपर्सन काम करेगा। ठीक है, इसमें से, इन 23 में से 1/3 ऑफ द मेंबर्स मस्ट बी वीमेन, है ना। इन 23 में से 1/3 कौन होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। देश में महिलाओं की पॉपुलेशन 50% है, लेकिन यहाँ पर फिर भी 50% की डिमांड न करते हुए मात्र कितनी डिमांड की गई है, 33% की डिमांड की, वो किया गया, रूल लगाया गया है कि 33% क्या होंगी, 23 में से 33% क्या होंगी, महिलाएं होंगी। ठीक है, तो ये भी आपको क्या ध्यान में रखना है। द चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, हमने पीछे डिस्कस कर लिया था, एंड मस्ट हैव हेल्ड अ पोजीशन नॉट बिलोंगिंग द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो चेयरपर्सन होगा, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। दैट मींस कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अपॉइंट करेगा। दैट मींस कि जगत प्रकाश नड्डा जी अपॉइंट करेंगे, सीधी बात। ठीक है, दूसरा, इसकी रैंक क्या होनी चाहिए, तो सेक्रेटरी से कम रैंक का अधिकारी नहीं हो सकता, मतलब कम से कम सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी तो होना ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एफएसएसआई इंक्लूड्स, है ना, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड सेफ्टी इवेल्युएशन। तो ये जस्ट स्टाफ है, ये पूरा का पूरा क्या है, स्टाफ है। इस स्टाफ की अलग से क्या भर्ती करवाई जाती है, एग्जाम्स करवाए जाते हैं उसके लिए, ये अलग बातें हैं। ठीक है,
अब एफएसएसआई के हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, रीजनल ऑफिस दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और इसके चेन्नई में क्या है, रीजनल ऑफिसेस बने हुए हैं। तो एक मेन हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो गया, इसके अलावा रीजनल ऑफिस कहाँ पर है तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जो कि 4 हमारे बड़े मेट्रो शहर है, वहां पे से क्या है रीजनल ऑफिस है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। स्टैट्यूटरी पावर्स को लेकर के हम बात करें इसको कि इसके क्या वैधानिक अधिकार हैं, तो पहला वैधानिक अधिकार है टू फॉर्मुलेट फूड सेफ्टी रेगुलेशंस, ये पीछे हमने डिस्कस भी कर लिया था, एंड गाइडलाइंस, कि खाद्य सुरक्षा मानकों को लागू करना, उनके लिए क्या करना भाई, मानक तय करना। दूसरा आता है फूड सेफ्टी ऑडिट एंड इंस्पेक्शन, कि वहां जाकर के जो भी फूड मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स हैं, वहां जाकर के इंस्पेक्शन करना, ऑडिट करना, ताकि फूड क्वालिटी को मैनेज किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा पेनलाइज वायलेशंस ऑफ द फूड सेफ्टी नॉर्म्स, कि यदि कोई फूड सेफ्टी के नॉर्म्स का वायलेशन करता है तो उसके क्या है, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा रिकॉल अनसेफ फूड प्रोडक्ट्स ऑन दी मार्केट, ऐसा कोई भी फूड प्रोडक्ट जो मार्केट में हार्मफुल हो चुका है, स्पॉइल हो चुका है, खराब हो चुका है ना, और आपके स्टैंडर्ड्स का फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको क्या करो, वापस बुला लो हानिकारक खाद्य पदार्थ को, ठीक है। इसके अलावा कंडक्ट साइंटिफिक रिस्क असेसमेंट एंड फूड टेस्टिंग, कि वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन करना, जोखिम मूल्यांकन करना और खाद्य परीक्षण करना। इसके अलावा इनका एक काम आता है, वैधानिक काम आता है, वो है कंज्यूमर अवेयरनेस, जनता को जागरूक करना, ताकि वो भी क्या हो सके, अपने फूड सेफ्टी, फूड क्वालिटी के प्रति जागरूक हो सके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फंक्शंस क्या है एफएसएसआई को मैंने पीछे भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था, तो उसको वापस यहाँ पे बताऊंगा नहीं मैं आपको, कि रेगुलेशन एंड सुपरवाइजिंग, टेस्टिंग, सर्टिफाइंग, इशूइंग लाइसेंस, मॉनिटरिंग फूड इंपोर्ट्स, क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस, इंकरेजिंग इनोवेशन, ठीक है। तो नवाचार को बढ़ावा देना है ना, जन जागरूकता लेकर के आना, फूड इंपोर्ट को मॉनिटर करना, लाइसेंस देना, सर्टिफिकेशन देना, टेस्टिंग करना, सुपरवाइज करना, रेगुलेशन करना, ये सब उसके क्या है, कार्य माने जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है व्हाट आर द 7 की प्रोसेसेस दैट एफएसएसआई फॉलोज। ये एफएसएसआई की संस्था के बारे में उनकी वेबसाइट में मेंशन्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है कि उनके 7 की क्या है, प्रक्रियाएं हैं, प्रमुख प्रक्रियाएं हैं जिनका वो पालन करते हैं। पहला, एक क्या करना, सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स, 7 ही हैं, बस ये ध्यान में रखना है। क्या करना, मानक तय करना। दूसरा, एक सुरक्षित खाद्य पदार्थों के संबंध में प्रक्रियाओं का विकास करना। तीसरा, लाइसेंस इशू करना व्यवसायियों के लिए। इसके अलावा कंप्लायंस करवाना, मतलब कि अनुपालन सुनिश्चित करना, मतलब कि फोर्स करना, लागू करवाना। इसके अलावा टेस्ट फूड फॉर स्टैंडर्ड्स की खाद्यान्न का परीक्षण करना, ताकि वो हमारे मानक के अनुसार खरे उतर सकें। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग करना, मतलब प्रशिक्षण देना और क्षमता विकास करना। और आखिरी में आता है सिटीजन आउटरीच, जनता के पास पहुंचना, जनता को अवेयर करने के लिए पहुंचना, ठीक है। तो ये उसके 7 की फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं जो कि एफएसएसआई अपनी प्रक्रियाओं में पालन करता है, ठीक है। एफएसएसआई बहुत सारी लेबोरेटरीज की मदद से काम करता है। एफएसआई की 22 रेफरल लेबोरेटरीज हैं जो कि एफएसआई अपने कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा 72 स्टेट और यूटी फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज है ना, कि 72 लेबोरेटरीज स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर में है, अथवा यूटी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है हमारी केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें उनके अंडर में है। तो 22 तो डायरेक्ट एफएसआई कंट्रोल कर रहा है, 72 स्टेट गवर्नमेंट्स कंट्रोल कर रही हैं। इसके अलावा 112 क्या है, एनएबीएल एक्रेडिटेड प्राइवेट लेबोरेटरीज हैं जो कि एफएसआई ने क्या की है, मान्यता दी हुई है, ठीक है। तो ऐसी ढेर सारी लेबोरेटरीज हैं जिनके माध्यम से एफएसआई लगातार क्या करता है, गुणवत्ता को नियंत्रण में रखते हुए जनता के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। ये हमारा पूरा क्या था, एफएसएसआई संस्था थी। अगली क्लास में हम कुछ नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ नए टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।